नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये एक जो है थ्योरी क्लास होने वाली है और बेसिक टू हाई लेवल यहाँ पर हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है यूपी लेखपाल, सुपर टेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर और बात करेंगे संख्याएँ किन्हें कहते हैं, यानी कि नंबर्स किन्हें कहा जाता है। तो जिनको बिल्कुल भी गणित के बारे में नॉलेज नहीं है वो भी यहाँ से बहुत कुछ अब यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जिनको आता है तो अच्छी बात है, आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अंक यानी कि डिजिट किसे कहा जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको जो है गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है और इन्हीं अंकों के द्वारा विभिन्न संख्याओं का निर्माण किया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा इसकी परिभाषा के बारे में कि अंक किन्हें कहा जाता है। तो जैसे कि 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और ये जो है ऐसे ही चलते चलते 9 तक यहाँ पर जितने भी ये हैं ये सब अंक कहलाते हैं और इन्हीं अंकों के द्वारा विभिन्न संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 लिखा हुआ है, 123, 456, 789। तो इस तरीके से यहाँ पर इन अंकों के माध्यम से हम संख्याएं बना सकते हैं। चलते हैं आगे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगला पॉइंट आता है संख्यांक प्रणाली, यानी कि इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, अगर बात करें नंबर सिस्टम की तो संख्यांक प्रणाली में मुख्यतः 2 प्रकार की जो है प्रणाली निहित होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं, तो एक आता है आपका दाशमिक अंकन प्रणाली और दूसरा जो आता है ये आता है रोमन अंकन प्रणाली। सीटेट में आपके रोमन अंक जो हैं इससे कई क्वेश्चन बने थे तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो दाशमिक अंकन प्रणाली की अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखते हैं दाशमिक अंकन प्रणाली यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम ये क्या होता है। तो इसको देखते हैं 0 से 9 अर्थात 10 अंकों के होने के कारण इसे दाशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। यानी कि आपको पता है कि 0 से अगर हम 9 डिजिट तक जाएंगे तो ये जो है टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे और इसी के कारण इसे जो है दाशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। आगे बात करें तो इस प्रणाली में संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा जाता है। कितनी तरीके से लिखा जाता है, 2 प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है। और ये 2 प्रकार कौन से हैं, तो एक आपका आ जाएगा भारतीय संख्या प्रणाली और दूसरा आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, तो 2 प्रकार ये कौन कौन से हैं अब इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसके अंतर्गत क्या आता है। तो अगर बात करें भारतीय संख्या प्रणाली की तो इसके अंतर्गत जो है संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा और इन संख्याओं को नीचे दी गई तालिका के अनुसार पढ़ा जाता है। तो तालिका यहाँ पर दी गई है, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सभी को ये आता है, ये अच्छी बात है। तो जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसको हम जो है दाईं ओर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले पढ़ते हैं कि इकाई का अंक होगा, उसके बाद आता है आपका दहाई यानी कि 10 की पावर 1, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि यहाँ पर आपको सैकड़ा यहाँ पर दिया गया है 10 की पावर 2 यानी कि 100 हो गया ये। फिर हज़ार सभी को पता होगा 1000 होता है ये। फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ये बात तो नॉर्मल है, सभी को आती होगी। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है आपको। तो एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। कोई संख्या दी गई है तो यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ से हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि 51 करोड़, यही यहाँ पर आगे लिखा है 51 करोड़। फिर आता है 45 लाख, फिर यहाँ पर देखिए लिखा है 45 लाख। आगे देखते हैं तो 42,000, यहाँ पर लिखा है 42,000 और फिर है आपका 786। तो यहाँ पर आगे ये भी लिखा है 786। तो ये टोटल क्या हो गया, 51 करोड़
45,42,786। और यहाँ पर इसको जो है टुकड़ों में बांट कर दिखाया गया है कि 1 दहाई बराबर 10 इकाइयाँ, 1 सैकड़ा बराबर यहाँ पर 10 दहाइयाँ, यानी कि ये होता है 100 के बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको टुकड़ों में दिखाया गया है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। यहाँ पर अब आ चुका है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अभी हमने जो देखा था वो था भारतीय संख्या प्रणाली। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है सभी संख्याओं को निम्नलिखित तालिका के अनुसार पढ़ा और लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दी गई है तालिका में। तो यहाँ पर भी दिया गया है इकाई, इसके बाद आ जाएगा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, इसके बाद आ जाएगा आपका 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, ये होता है 10⁶, यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 मिलियन बराबर हो जाता है आपका 10 लाख, और फिर यहाँ पर आ जाता है 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन बराबर हो जाएगा आपका 1 करोड़। कितना हो जाएगा, 1 करोड़। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख, यानी कि 10 की पावर 6, और 10 मिलियन बराबर हो जाएगा आपका 10 की पावर 7, यानी कि 1 करोड़। तो ये यहाँ पर पॉइंट याद करने के लायक है। चलते हैं आगे, इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण अगर देखें तो वही यहाँ पर संख्या ली गई है। तो संख्या यहाँ पर इस टाइप की यहाँ पर दी गई है, इसको आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो पीछे से यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दाईं ओर से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, 100,000, फिर आ जाएगा मिलियन और 10 मिलियन, यानी कि 14 मिलियन हो गए। फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर आगे आ जाएगा 542,000, और फिर आ जाएगा 786। कैसे पढ़ेंगे, 14 मिलियन 542,786। तो इसको जो है इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे कोई यहाँ पर संख्या दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अंतर्गत कैसे पढ़ा जाएगा, तो जिस टाइप से हमने आपको यहाँ पर बताया है, मिलियन की फॉर्म में इसको पढ़ा जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट सामने निकल कर आता है रोमन अंकन प्रणाली का, यानी कि रोमन नंबर सिस्टम। तो इस प्रणाली में जो है संख्या लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है। कैसे दर्शाई जाती है, लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो उपयोग किए जाने वाले जो रोमन अंक हैं वो टोटल कितने हैं, 7। कितने प्रतीक हैं, 7 प्रतीक हैं। तो वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इस तालिका में यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ दिया गया है रोमन प्रणाली, फिर नीचे दिया गया है हिंदू अरेबिक प्रणाली। तो एक अगर हमें लिखना है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, आप सभी को पता होगा। और फिर रोमन में अगर हम देखते हैं तो 2 इस टाइप से लिखा जाता है, फिर 3 आ जाता है, वो इस टाइप से लिखा जाता है, फिर आता है आपका 4, इस टाइप से लिख देते हैं, 5 हुआ, फिर 6 हुआ। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो 9-10 तक तो आपको कंप्लीट आता होगा। उसके आगे क्या होता है तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 1 को रोमन प्रणाली में इस टाइप से लिखा जाता है। फिर दिया है 5, तो 5 को आपको पता होगा इस टाइप से लिखते हैं। फिर आता है 10, तो 10 को यहाँ पर एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है 50 को कैसे लिखते हैं, तो इसको जो है एल से यहाँ पर डिनोट करते हैं। फिर आता है 100 यानी कि 100, इसको जो है सी से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। फिर आ जाता है 500, तो 500 को डी से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है आपका 1000, तो 1000 को यहाँ पर एम से यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, और या तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 और 10 तक तो आपको पता ही होगा। एल यानी एल को लिखा जाता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000। चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया है, जैसे कि हमको 25 को लिखना है, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं XXV, यानी कि x का मतलब हो गया 10, फिर अगले x का मतलब भी हो गया 10, और ये जो है v का मतलब हो गया 5, यानी कि 10, 10, 20 प्लस 5 बराबर हो गया 25। तो इस तरीके से इसको हम रोमन प्रणाली में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है 101, तो 101 को कैसे लिखेंगे,
तो अभी हमने बताया यहाँ पर L का मतलब था 50, C का मतलब था 100, तो C लिख देंगे 100, और एक जो आगे लगा है तो इसका यहाँ पर आगे इसको लिख देंगे क्योंकि हमें 101 लिखना है। तो इस तरीके से हम रोमन प्रणाली में 101 को लिख देंगे। आगे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको ज़रूर पढ़ना है। और चलिए देखते हैं कि ये पॉइंट क्या दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको 2 बार x मिला है तो इसके हमने 10 और 10 दोनों मान इसको हमने ऐड किया है। आगे दिया है कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं हो सकती है, यानी कि जो ये आपको x दिया गया है इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। यानी कि कोई भी रोमन प्रणाली का जो डिजिट होगा, जो भी ये इस टाइप का दिए गए हैं, C है, D है, M है, तो इसको जो है 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। आगे दिया गया है वही यहाँ पर दिया गया है कि जैसे संकेत दिए गए हैं V, L, D, इनकी जो है कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। यानी कि जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं V, L और D, इसकी जो है कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट जो है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे C लिखा था, सबसे पहले यहाँ पर एक सिंबल लिखा था C और फिर लिखा था I, तो C का मतलब होता है 100 और ये जो I लिखा है अगर ये दाईं ओर लगा है तो इसका मतलब है इसमें हमें जोड़ना है, तो एक इसमें यहाँ पर हमें ऐड कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 101। तो यही यहाँ पर पॉइंट के माध्यम से बताया गया है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे अभी हमने दाईं ओर लगा के दिखाया है, ऐसे ही आप बाईं ओर लगा सकते हैं, तो जो मान होगा वो बड़े से छोटे को घटा दिया जाएगा। अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। संकेत V, L और D इनके मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। यानी कि अभी अगर हम देखें तो जिस टाइप से C लिखा था तो इसमें हम जो है यहाँ पर अगर लिख दें D तो इसको जो है यहाँ पर नहीं घटाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। अगला आगे देखते हैं। तो संकेत I जो है इसको केवल V, X में से घटाया जा सकता है। जैसे कि हमको 4 लिखना है तो 4 कैसे लिखते हैं हम, 4 ऐसे ही तो लिखते हैं I और फिर ये जो है V, यानी कि V के जो है हमने I यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, बाईं ओर लिखा है। तो बाईं ओर का मतलब है कि V का मतलब होता है 5 और बाईं ओर अगर यहाँ पर ये I बना है तो इसका मतलब है 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो इसीलिए हम 4 को इस टाइप से लिखते हैं। अगर हम 9 लिखना है तो हमें 9 कैसे लिखेंगे, तो X से यहाँ पर ये जो है I यहाँ पर बाईं ओर इस टाइप से बनाते हैं, तो इसका मतलब होता है 9, क्योंकि 10 में से हम यहाँ पर 1 घटा रहे हैं तो इस टाइप से हम 9 लिखेंगे। तो ये आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे अगला पॉइंट दिया है कि संकेत X को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। X को किससे घटा सकते हैं, L, M और C से, और हम किससे नहीं घटा सकते हैं, तो X को हम किससे नहीं घटा सकते, D से नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आगे यहाँ पर आ चुका है अब अगला पॉइंट, अंकों के मान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार बनते हैं। तो यहाँ पर 2 मान होते हैं, एक होता है आपका स्थानीय मान और एक होता है आपका जातीय मान। तो सबसे पहले बात करेंगे स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान क्या होता है कि कोई भी दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। जैसे कि सीधे यहाँ पर कोई एक संख्या दे दी गई है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, कोई संख्या दी गई है 4, 8, 5, 6, 7, 9। तो यहाँ पर ये एक संख्या दी गई है और यहाँ पर पूछा गया है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसको जो है हम कैसे पढ़ते हैं, तो दाएं
दाईं तरफ से यहाँ पर इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर ये जो है सैकड़े पर आ रहा है, यानी कि 6 का जो स्थानीय मान है वो तो है 6, और इसका जो स्थानीय मान जो हम पढ़ रहे हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, तो 100 से गुणा कर देंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा 600, इसका जो है स्थानीय मान निकल कर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अंक तो ये 5 हो जाएगा, और स्थानीय मान किस स्थान पर है, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें स्थान पर है, तो 1000 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5000। तो इस टाइप से हम स्थानीय मान को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है 4, 8, 9, 7, 6, 5, इसमें जो है 6 का स्थानीय मान हमसे पूछा गया है, तो इसको यहाँ पर गिनते हैं इकाई, दाई, यानी कि दहाई पर आ रहा है, तो 6 में 10 का गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 60, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला देखते हैं पॉइंट, ये आता है वास्तविक मान का, यानी कि इसी को हम जातीय मान भी कहते हैं। वास्तविक मान या तो कह दें, या फिर इसी को जो है जातीय मान भी कहा जाता है। तो किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान स्वयं संख्या होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई है 5, 9, 4, 3, 8, इसमें जो है 9 का वास्तविक मान पूछा गया है, तो 9 का जो वास्तविक मान होगा वो वही होता है, यानी कि सेम वही मान होता है। जैसे कि कोई संख्या लिख दें 4, 3, 2, 1, इसमें अगर पूछा जाए कि 3 का वास्तविक मान क्या होगा या जातीय मान क्या होगा, तो ये जो है स्वयं होता है, यानी कि 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है, एक नोट लगा कर दिया है कि यदि 2 अंकों x और y से बनी एक संख्या 10x प्लस y है, तो x दहाई का अंक तथा y इकाई का अंक होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 10x प्लस में y, तो y जो होगा ये क्या होता है, ये होता है इकाई का अंक, सभी को पता है, और ये होता है आपका दहाई का अंक। तो चलिए आगे आपको एक उदाहरण देकर इसको समझा देते हैं इस नोट के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है 10x प्लस में y। जैसे कि मान लीजिए कोई एक संख्या है 63, तो 3 यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक है, और 6 क्या है, ये है आपका दहाई का अंक। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो y यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक, तो इकाई के अंक पे हमें क्या रखना है, 3, क्योंकि यहाँ पर इकाई में क्या है, 3 है। फिर प्लस लगा देंगे। x क्या है, ये है आपका दहाई का अंक, तो दहाई क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख देंगे। फिर इनटू में आपका है 10, तो 10 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 10 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और प्लस में 3, तो ये क्या बन गया 63। तो यहाँ पर 63 ये भी है और 63 ये भी है। तो इस तरीके से संख्या बनती है। किस फॉर्म में बनती है, 10x प्लस y के फॉर्म में, जिसमें y आपका होता है इकाई का अंक और x होता है आपका दहाई का अंक। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट यहाँ पर बात करेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, सम संख्याएं कौन होती हैं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो दशमलव संख्या पद्धति में जो है संख्याएं जो होती हैं ये 0, 1, 2, 3 ये जो है नंबर्स आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इन अंकों के प्रयोग के द्वारा निरूपित की जाती हैं, और इनको जो है अलग अलग इनके गुणों के आधार पर जो है समूहों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स किन्हें कहा जाता है, तो ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनके समूह को n से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 अनंत तक ये जाएंगी, इनका अंत नहीं होता है। तो ये कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। चलते हैं आगे। अगला नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स किन्हें कहा जाता है, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि अभी हमने देखा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये जाती हैं आपकी अनंत तक जाती हैं। अभी हमने आपको बताया अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 और आगे ऐड कर दें, किसको, 0 को ऐड कर दें, तो ये बन जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी होल नंबर्स।
तो आपको पता चल गया होगा। और होल नंबर्स को हम दर्शाते हैं W से, तो W बराबर यानी कि होल नंबर बराबर हो जाएगा आपका 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सम संख्याओं का। तो सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स ये कौन होते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य होती हैं, यानी कि जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो कहलाती हैं इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। और इनको जो है उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ई बराबर यानी कि इवन नंबर्स बराबर होता है जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, ये सब आपकी क्या कहलाएंगी? इवन नंबर कहलाएंगी। चलते हैं आगे, यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं। विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो ऑड नंबर्स ये कहलाते हैं। ऑड नंबर्स कौन होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो संख्याएं सब कैसी हैं? वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे 1 3 5 7 ये सब कैसी आती हैं? विषम संख्याओं के अंतर्गत। अगला है पूर्णांक संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहा जाता है? तो पूर्णांक क्या होते हैं कि धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि 0 भी इसमें शामिल होता है। और -1 -2 -3 जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं, 0 हुआ और प्लस की संख्याएं, ये सभी क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। चलते हैं आगे, अगला यहाँ पर नंबर आता है अभाज्य संख्याओं का। तो इन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर्स। 1 से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे जो है केवल और केवल क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और 1 जो है इसमें अपवाद है, 2 जो है एक सम संख्या होते हुए भी क्या है? ये ऋण संख्या है, यानी कि इसको ऋण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। इसको आपको जो है एक तरीके से और पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये सम भी है और अभाज्य भी है। आपको पता होगा ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी हो गई 2, इसके बाद आती है 3 5 7 11, यानी कि जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से। जैसे कि 3 है, ये खुद अपने 3 से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से हो सकता है, बाकी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आपकी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और जहाँ P और Q कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं, और Q बराबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए 0 के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 2/5 1/5 -4 हुआ, 0 4, 7/5, ये सब आते हैं आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। चलते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि इनको लिखना संभव ना हो, तो ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हैं, √2 हुआ, √3, √7, ये सब आपकी आती हैं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत। चलते हैं आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं का मासापा यानी कि जो मासापा है वो 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका हम उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 और 3 ये क्यों सह अभाज्य हैं? क्योंकि जो इनका मासा है ये केवल 1 है, ये केवल 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर, या तो 2 या तो 3, और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए जो है ये दोनों एक दूसरे की को प्राइम हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी।
आगे चलते हैं, आगे कुछ और पॉइंट हैं तो उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं ये आपको यहाँ पर बता देते हैं। किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल है, उदाहरण के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 2014 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या करना होगा, 2014 से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि 2013 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगला पॉइंट है परावर्ती, यानी कि परवर्ती संख्या क्या होती है। तो परवर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है, यानी कि इसमें जो है हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उदाहरण में 2019 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो 2019 में 1 हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2020, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 की परवर्ती संख्या आपकी हो जाएगी 2020। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो हमने आपके साथ शेयर किया, और आगे हम इसके जो है क्वेश्चन भी आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।